नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा विद 92 न्यूज़। अब से 2 घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की लीडरशिप में जो 5 मेंबर बेंच था उसने ये फैसला किया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान को कंटेम्प्ट केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, जिसे इंडाइटमेंट कहते हैं। 22 सितंबर को इससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 जवाब अदालत के सामने रख चुके थे। उस नोटिस के जवाब में जो कंटेम्प्ट के हवाले से उन्हें दिया गया, उस पर पहला रिप्लाई 1 सितंबर को आया था, जिसे गैर तसल्ली बख्श समझा गया, नाकाफ़ी समझा गया। इसके बाद अदालत ने कहा कि उनको मौका दिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपना दूसरा सप्लीमेंट्री जवाब दें जो 1 दिन पहले दिया गया था, लेकिन अदालत ने उसे भी गैर तसल्ली बख्श समझा और ये फैसला किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए। 22 सितंबर से उनके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए जाएँ। इसकी लीगल इम्प्लिकेशंस इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए क्या हैं और पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की जमहूरियत पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम हमने पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन अब चूँकि ऐसी एक डेवलपमेंट हो चुकी है जो गैर मुतवक्को थी, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, इवन फॉर्मर जस्टिस से मुझे बात करने का मौका मिला और सभी ने इस पर बहुत हैरानगी का इजहार किया। हैरानगी की वजह ये थी कि जाहिर है कि पाकिस्तान में कंटेम्प्ट के केस को बहुत ही फ्रीक्वेंट इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बेंचमार्क और यार्ड स्टिक होता है। इससे पहले इस तरह के जो केसेस हुए, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 97-98 में जो नोटिस इशू हुआ था, जब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के जब टेलीविज़न पे PTV पे ये स्टेटमेंट आ गई थी कि अदालत ने 13th अमेंडमेंट को जो सस्पेंड किया वो एक तरह से लोटाक्रेसी को वापस लाया गया है। उस पर जो नोटिस था, लेकिन जब एक्सपेडिशन दी गई तो वो नोटिस विड्रॉ हो गया और चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। और इससे पहले जहां चार्जेस फ्रेम हुए हैं वहां स्टेटमेंट्स बहुत ही सख्त थी। तो यहाँ पे इसलिए ताजुब था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को ताजुब इसलिए भी था कि अदालत के जो 2 अबाइकस थे जो असिस्ट कर रहे थे अदालत को, पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब मखदूम अली खान साहब, इसी तरह से फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मुनीर मलिक साहब, दोनों ने ये कहा कि अदालत की तरफ कोई ख़तरे की बात नहीं बनती है, कोई थ्रेट नहीं बनती है, इसलिए अदालत को एक ब्रॉड व्यू लेना चाहिए, जनरस व्यू लेना चाहिए और चार्जेस को ड्रॉप कर देना चाहिए। और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव थे जनाब अख्तर हुसैन साहब, उनका भी यही मशवरा था कि इमरान खान साहब को एक और मौका देना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यू इसका लिया और चार्जेस फ्रेम करने का फैसला किया। अब क्या इमरान खान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट का राह इख्तियार करेंगे? कानूनी तौर पे उनके पास ये ऑप्शन उस वक्त भी थी जब उनको नोटिस मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, वो नहीं गए। आज उन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करने की इजाज़त भी मांगी, लेकिन अदालत का इस्तदलाल ये था कि आपके वकील और आपके काउंसल्स आपको मौक़िफ़ दे चुके हैं और यूँ उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अदालत के सामने खड़े होकर एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल सका। 22 तारीख को जब उनकी इंडाइटमेंट होती है, उनके पास 2 ऑप्शन होंगी। अदालत पूछेगी कि आप गिल्टी हैं या आप गिल्टी नहीं हैं, और यही है कि चांसेस हैं कि इमरान खान का जवाब यही होगा कि वो गिल्टी नहीं है, और वहाँ पर एक प्रोसीडिंग शुरू होती है। क्या वो प्रोसीडिंग चंद दिनों की होगी या वो प्रोसीडिंग कई हफ्तों पर चलेगी? क्या उस प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख इख्तियार करेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त हमारे जहनों के ऊपर हैं। ये भी हमारे जहनों में है कि 2 अक्टूबर को 9 नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शंस होने हैं और बहुत कोशिश थी हुक्मरान जमात की या हुक्मरान अलायंस की कि किसी तरह से इमरान खान को उससे पहले डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, बिकॉज जो तमाम सर्वे हैं और तमाम जो पॉपुलर मूड है उससे ऐसा ही लगता है कि 9 की 9 नशस्तों पे इमरान खान कामयाब हो सकते हैं। तो क्या 2 अक्टूबर से पहले इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? उन 9 नशस्तों के ऊपर वो खड़े नहीं हो सकेंगे? उनके कवरिंग कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं, उससे नथी दर्जनों सवाल इस वक्त आप सबके जहनों पर हैं, हमारे भी जहनों पर हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम प्रोग्राम के दरमियान मुख्तलिफ वकला से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी ओपिनियन ले सके। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, ख़ुद भी कानूनदान हैं, वकील हैं, बहुत बड़ी डिस्टिंग्विश्ड लीगल एंड फ़िलोसॉफिकल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज़ में कानून के हवाले से पढ़ाते भी हैं, तो मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से ज्वाइन करेंगे। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, PPP सिंध के, मिनिस्टर हैं फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड HDP के, और उससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ले चुके हैं। रज़ा रूमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं, एक सदा किताब के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रह चुके हैं पब्लिकेशंस के, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। और मुझे बताया गया है कि फैसल चौधरी साहब, जी प्रोड्यूसर मैंने सही जी फैसल
चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया, उन्हीं से अगर हम बात का आगाज़ भी कर लें। फैसल चौधरी साहब, जो दोनों असिस्टेंट जो अमाइकस मदद कर रहे थे अदालत की, दोनों ने ही अदालत को, हमें ये पता चला है कि दोनों ने ही अदालत को ये कहा कि यहाँ पर कोई थ्रेट बनती नहीं अदालत के लिए इमरान खान साहब के अल्फाज में, इसलिए इसे ड्रॉप कर देना चाहिए, एक जनरस व्यू लेना चाहिए। जो बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी रिकमेंड नहीं किया चार्जेस फ्रेम करने को, उन्होंने भी कहा कि एक मौका और देना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि कानूनी वजूहात यहाँ पे बनी जिसकी वजह से एक अनयूजुअल स्टेप लेना पड़ गया अदालत को चार्जेस फ्रेम करने का? देखिए मोहित साहब, जो कंटेम्प्ट केसेस होते हैं उसमें 99% जो है वो कोर्ट जो है वो गैर मशरूत जो अपॉलजी है, माफी है, उस पर मुसर रहती है और उनका ये ख्याल होता है कि ये मामला जो है इसमें माफी जो है उसकी एक बड़ी वाइटल इम्पोर्टेंस है। तो आज जो खान साहब का जवाब जो उनकी लीगल टीम से जमा कराया गया उसमें मतलब शायद वर्ड उस तरह से नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे अमाइकस ने भी कहा कि वो कॉन्डक्ट से और अपने उनसे जो है वो एक फेयरली मामला रिग्रेट का या उन्होंने एक वो अपने अफसोस का इजहार तो किया। किसी भी सियासी जमात के सरबराह के लिए ये आसान नहीं होता। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे भी केस हुआ था, नवाज शरीफ साहब पे भी हुआ था। तो ये किसी भी पॉलिटिकल जमात के जो सरबराह हैं उनके जो इम्प्लीकेशंस इसकी होती हैं वो बहुत ही वाइटल होती हैं। मसलन अगर ये तनाजुर में देखा जाए तो कोई आसान फैसला तो नहीं होता ना किसी भी मामले के लिए, कि उसका एक बैकग्राउंड है और जो मामलात हुए हैं उस पे अब उसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, आपको मैं अक्सर आर्ग्यू करते देखता हूँ, आप मुख्तलिफ केसेस में इंपॉर्टेंट शख्सियात को रिप्रेजेंट करते हैं और मतलब बड़े मंझे हुए आप लीगल एक्सपर्ट हैं। मेरा एक सवाल, जब आप कहते हैं कि कोर्ट्स एक्सपेक्ट करती हैं 99% केसेस में कि अनकंडीशनल अपॉलजी हो, तो क्या जब भी नोटिस मिलता है ये तस्वर कर लिया जाता है कि कंटेम्प्ट हुआ ही है? क्या ये आर्ग्यू करना कि हमने जो कुछ कहा था वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आता नहीं है, उसकी वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन करना, इसकी पाकिस्तानी कानून में गुंजाइश ही नहीं है? क्या ये कह रहे हैं आप? नहीं, उसमें ये होता है कि जो कंटेम्प्ट के मामला जिस तरह से ये हैं वो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। नोटिस होती तब है जब वो जायजा लेने के बाद जो है वो कोर्ट इसका नोटिस इशू करती है। और नोटिस ये तो डायरेक्ट शो कॉज नोटिस इशू किया है, पहले नोटिस इशू भी करना चाहिए था। इस पे बहुत सारे कानूनी सवालात तो हैं इस केस के ऊपर। अगर उनकी लीगल टीम समझेगी तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। इसमें किस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? क्या स्टेज पे चैलेंज हो सकता है? अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। और जो है इसमें किसी कोर्ट के सामने भी ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें एक FIR भी इन्हीं इल्जामात के तहत लॉज है 780A की, और एक ही जुर्म की के 2 ट्रायल भी नहीं हो सकते, 2 दफा सजा भी नहीं हो सकती। आर्टिकल 13 अप्लाई होता है, सो मोटो भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि काबिल गौर हैं, पे जो है काफी सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है आज जिस तरह से देखिए, जो अमाइकस होते हैं बड़े सीनियर कानूनदान थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी और मुतदल्लिल और मोतबर गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि अदालत को आज जो है वो मैग्नेनिमिटी शो करती तो बेहतर था, बड़ेपन का मुजाहरा करना था। खासकर जब आप अमाइकस को राय जो आपने बुलाए उनकी राय में जो है वो इस तरह से है, और क्योंकि मैसेज चली गई जैसे मुनीर मलिक साहब ने कहा बिल्कुल, और मखदूम अली खान साहब ने तो खैर ये भी कहा कि कंटेम्प्ट नहीं बनता है। तो इस सूरत हाल को जब आप खुद किसी को इन्वाइट करते हैं और सीनियर कौंसल हैं, उन्होंने आपको एक साय मशवरा दिया, तो मैग्नेनिमिटी का इजहार जो है करते को तो बेहतर था। ये मेरी भी ये ओपिनियन है। ये फैसल साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने हमारी रहनुमाई की। इसमें मैं मजीद एक क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूँ, बिकॉज दोनों ही जो एक्सपर्ट अमाइकस क्यूरे अदालत ने खुद अपॉइंट किए, मखदूम अली खान साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, मेरा ख्याल है वो खुद भी अटर्नी जनरल रह चुके हैं किसी स्टेज पे, और मुनीर मलिक साहब भी अटर्नी जनरल रह चुके हैं, वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेड बहुत ही सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं 22 तारीख को, तो उसके बाद वहाँ से जाके रिलीफ ली जा सकती
है, और क्या ये प्रोसेस इतना क्विक होता है कि 22 तारीख और 2 अक्टूबर जबकि 9 निशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन होने उसके दरमियान में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती? नहीं, जो इलेक्शन तो आई थिंक मुलतवी हो चुके हैं। वो तो हुकूमत जो है वो लगता है कि वो इलेक्शन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहते वो। लेकिन ये कंफर्म तो नहीं है क्या 2 अक्टूबर 22 के जो इलेक्शन है जो 9 निशस्तों पे होने हैं, क्या उनको इलेक्शन कमीशन ने कॉल ऑफ कर दिया है? कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा, वो कॉल ऑफ हो चुके हैं। 11 वाले भी हो गए, 25 वाले भी, और 2 तो जो 11 वाले अभी इस हफ्ते 3 थे वो भी कॉल ऑफ हो गए? वो भी कॉल ऑफ हो गए। अच्छा। और आई एम सॉरी। हाँ, मैंने था, सुना था कि कॉल ऑफ हो जाएंगे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था। आई एम सॉरी, माय अपॉलॉजीज। वो नाम मैंने भी अभी ये अनाउंसमेंट देखी है। लकीली आई वाज सिटिंग बिफोर द टीवी, तो वो है। तो दूसरी बात ये देखिए, बड़े ये जैसे आपने कहा कि दोनों बहुत ही सीनियर कौंसल, और ये मोहित साहब बेनजीर भुट्टो पे, नवाज शरीफ साहब पे भी केस हुए थे कंटेम्प्ट के। किसी भी सियासी जमात के सरबराह के लिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारी चीजें कोर्ट को भी जो गिवन माहौल है या उस पर थोड़ी सी कंसिडरेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें साथ साथ ये है कि अगर ये ट्रायल होता है, आज जैसे इमरान खान साहब ने कोर्ट से बात करने की इजाजत मांगी, तो मेरा ख्याल में कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए थी। हो सकता था कि वो अपनी बात से वजाहत कर देते, और या कोई ऐसी बात हो जाती जो वो चाहते थे कोर्ट, शायद वो भी कर दी जाती। तो आज कोर्ट को जो है वो उस तरफ ना जाके जो है, और ये जो पर्दे जुर्म लगाने की सारी बात हुई है, बेहतर होता कि उस तरफ ना दिया जाता और इमरान खान साहब को मौका दिया जाता। बहरहाल अगर उनको मौका दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया हमें एक्सप्लेन करने का, उन्होंने बहुत हमें अच्छा समझाया है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसके अलावा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंपॉर्टेंट रहनुमा भी मेरे साथ हैं। जनाब रजा रूमी साहब पाकिस्तान के नोटेड ऑथर भी मेरे साथ हैं। नासिर हुसैन शाह साहब एज सियासतदान की हैसियत से, चूँकि खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कंटेम्प्ट का नोटिस मिला, उन्होंने भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब को भी 97-98 में नोटिस मिला, उन्होंने भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की थी। वजाहत उन्होंने की थी अपने मौक़िफ़ की। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के PTV के चेयरमैन होते थे जनाब परवेज़ रशीद साहब, और वहाँ पर यह कहा गया था प्राइम मिनिस्टर के वक्त की तरफ से कि अदालत ने जो फैसला किया वो लोटाक्रेसी को वापस ले आए हैं, जिस पर कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ, लेकिन वजाहत की गई और उनको चार्ज नहीं किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की सियासत का ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है जिसमें एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को चार्ज करने का फैसला कर दिया गया है, क्या इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तायीद करेगी? आप इसको समझते हैं कि अच्छा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें डॉक्टर साहब, एक तो जो आपने बीबी शहीद के लिए, तो उन्होंने तो एक बात की, एक फैसले के खिलाफ यहाँ पे धमकी दी गई है एक जज साहिबा को, और वो ये नहीं कहा गया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप उस वक्त सुने जो जलसा था जिसमें खान साहब ने जो कुछ कहा था, तो ये इसमें बड़ा फर्क है। जो बीबी शहीद की शाह साहब हम उसको कई दफा सुन चुके हैं कि इस फैसले शाह साहब हम उसको कई दफा सुन चुके हैं, क्योंकि इशू बड़ा कंट्रोवर्शियल था। शाह साहब उस पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकला से मुलाकात की है और हम इनके खिलाफ केसेस करेंगे, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो क्लियरली उन्होंने कानूनी कार्रवाई का ही कहा था, कोई मॉब एक्शन का नहीं कहा था। वो इतना सर्चलाइट आ गया, उसको बार बार देखना पड़ गया उस टुकड़े को। डॉक्टर साहब ये उन्होंने बाद में कहा था, जब स्पीच की थी जलसे में, वो जरा चलाएं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। चले इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ सर, मैं जलसे का ही कह रहा हूँ, एक एंकर की हैसियत से शाह साहब मेरी जिम्मेदारी है कि अवाम के सामने असल हकायक रखे जाएं। मैं 20 अगस्त के जलसे ही की लियाकत बाग में बात कर रहा हूँ। उस जलसे में उन्होंने कानूनी एक्शन और केस करने का कहा था। कोई गलत तासुर कायम हो गया होगा, बिल्कुल हम उसको कई दफा देख चुके हैं। नहीं, वो जरा दोबारा आज अगर आप कहते हैं तो हम टुकड़ा चला भी देते। के लिए कहा था जलसे वाली बिल्कुल, मैं प्रोड्यूसर साहब वो टुकड़ा निकाले या आपके ऊपर फौरी तौर पर टुकड़ा निकाले बिकॉज़ शाह साहब कन्विंस नहीं। बिल्कुल, हाँ, वो चला दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ डॉक्टर साहब कि खान साहब बिल्कुल यू टर्न लेंगे, और वो बिल्कुल गैर मशरूत माफ़ी कह लें या वैसे ये कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो बहुत माहिर हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर
ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। चले, जज का तो ये हो गया, आईजी क्या इंसान नहीं होते? उसकी कोई इज्जत या दीगर जो अफसरान हैं उनका कुछ नहीं होता कि जिनको इस तरह की बातें की गई? चले, जज साहब के लिए तो कह दिया गया, क्या वो उनका कोई स्टेटस, कोई इस्तेहकाक, कोई कुछ नहीं होता जो दीगर लोग हैं जो उनके लिए भी कहा गया जिस तरह? तो ये बड़ी मायूब सी बातें हैं। लेकिन असल इशू ये है कि इक़्तिदार से बाहर होने के बाद खान साहब या उनके जितने लोग हैं वो बहुत बौखलाहट का शिकार हैं। और ये जो इस वक्त खान साहब को कहा गया है कि आप ना मांगें, इनको चाहिए कि अपने उन कानूनी मशीरों को और जो इनके सलाहकार एडवाइज़र हैं उनको तो फौरी फारिग करें, क्योंकि वो इनको इस नहज पे ले आए हैं। कुछ खान साहब की अपनी भी तबीयत इस तरह की है और फिर खैर से जो साथ हैं जिनकी वो बात सुनते हैं या जो उनको मशवरे देते हैं, तो इसमें अगर शुरू में ही वो सारी बात ये कह देते, जो कानूनी बात जिसको आप जोर दे रहे हैं, मैंने कुछ और सुना है लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक होगा, तो इस पे तो कोई मसला नहीं। मैं आपके लिए वो टुकड़ा निकाल रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर साहब की कॉम्पिटेंस पे है कि कितनी जल्दी वो जरूर निकाल लेते हैं, बिकॉज मैं उसको एक दर्जन दफा देख चुका हूँ। मुझे जरा इसमें सेनेटर वलीद साहब को भी लाने दीजिए। सर, सबका ये कंसेंसस है, जैसे आपने नासिर हुसैन शाह साहब को सुना कि इमरान खान को अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते, ऐसा ही होता है 99% केसेस में। उन्होंने चूंकि अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की, इसलिए अदालत ने चार्जेस फ्रेम करने का फैसला किया। ऐसा ही होता है इन सारे केसेस में। अभी मैं जब आके बैठा हूँ तो आप जिक्र ही कर रहे थे कि दो साबिक वज़राए आज़म भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब, दोनों ने नहीं अपॉलॉजी की, अनकंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने नहीं की, वजाहत की थी। तो यही फिर इमरान खान साहब ने भी यही किया, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बात तो नहीं हुई। बाकी ये ज़रूर है, मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा है 2 सफ़े का जो आज उन्होंने पास किया है, वो मुतमईन नहीं है इस एक्सप्लेनेशन से फ़िलहाल, ये तो नज़र आ रहा है। दूसरा जो मैं वहाँ कोर्ट में नहीं था, मैं क्योंकि इस टीम वकला की इस टीम में मैं नहीं हूँ जो इन खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो वकला वहाँ मौजूद थे जिनसे मैंने पूछा तो मुझे ये भी इतला मिली है, और आप भी यकीनन तस्दीक करेंगे अगर आपको ये इतला है कि चलें, हामिद खान साहब तो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके अलावा कोर्ट ने खुद मुकर्रर दो अमाइकस क्यूरे थे। हाँ जी, मखदूम अली खान साहब को और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और मुनीर मलिक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, और एक तीसरे भी थे वो अख्तर हुसैन साहब, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे कल नोटिस मिला है, तो उन्होंने कोई तफसीली बहस उन्होंने ये कहा कि एक मौका और देना। हाँ जी, लेकिन उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है कि ये अमेकस खास उनके जो आज अख्तर हुसैन साहब के अलावा जो वेल नोन जो 2 लॉयर्स हैं, मखदूम अली खान साहब और मुनीर मलिक साहब, उन दोनों ने ये कहा कि उनका ख्याल, और वो इमरान खान के वकील नहीं थे, कोर्ट के मुकर्रर करदा माहिर थे जो बताना चाहते थे, और उन दोनों ने कोर्ट को यही जो असिस्टेंस दी, और उनका मौक़िफ़ यही था कि इस केस को कोर्ट को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। सो ना सिर्फ उसको ऑर्डर में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन हामिद खान साहब की जो इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक्सप्लेनेशन है उससे तो वो मुतमईन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बज़ाहिर वो जो एमिकी क्यूराई जो 2 कम अज़ कम थे, उनकी भी जो असिस्टेंस है उस पर भी उन्होंने वो नहीं मना सकी कोर्ट को। सो लेट्स सी, आगे अब देखते हैं जी। रज़ा रूमी साहब, क्या मेरे पास वक्त नहीं है प्रोड्यूसर साहब? रज़ा रूमी साहब ब्रेक पे मुझे, रज़ा रूमी साहब मैं आपसे माज़रत खाऊं कि आपको अभी ले नहीं सका पहले पार्ट में, लेकिन ब्रेक से जैसे हम वापस आते हैं हम रज़ा रूमी साहब के पास आएंगे, उनका इस्तदलाल इस इशू पे लेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक। चूंकि नासिर हुसैन शाह साहब ने, इससे पहले कि मैं चलूं रज़ा रूमी साहब के साथ, शाह साहब क्विकली, मतलब आई होप कि आपकी क्लैरिफिकेशन हो गई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई आपकी। जी बिल्कुल, एक्शन नहीं छोड़ेंगे, केस करेंगे, दीगर चीज़ें। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। केस पे उन्होंने कहा जिस तरह के लहजा था खान साहब का, और इस पे आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनकी बात पे हैं, जितने भी आपको पता है बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग भी होते हैं, और इनकी तकरीर के बाद अगर वो इन जज साहिबा को या कुछ और लोगों को नुकसान पहुंचा देते, तो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जरूरत क्या थी? एक सिंपल रिमांड दिया है, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? और क्या
वो जी। शाह साहब आप सही कह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि सिर्फ एक फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बात उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है Okay. 1000 दफा उसी जगह पे। बात आपकी बात में बड़ा वजन है कि उनका लहजा ठीक नहीं था, उसकी टोन बड़ा मैनर बड़ा सख्त था। अब जरा आने दीजिए रजा रूमी साहब को इसमें। रजा रूमी साहब, एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और भी है इस पूरी चीज़ की, एक बैकग्राउंड भी है कि अरसे से, कई हफ्तों से ये महसूस किया जा रहा था, बल्कि महीनों से, कि किसी न किसी केस में जो मौजूदा शरीफ ज़रदारी हुकूमत है, जो अलायंस है, वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहता है। उसमें पहले फॉरेन फंडिंग केस, ममनू फंडिंग केस का बहुत चर्चा हुआ, फिर उसमें तोशाखाना केस का रेफरेंस आ गया, फिर आपने देखा कि टेरर केस भी आ गया कि दहशतगर्दी की है उन्होंने, उससे पहले भी उनके खिलाफ वायलेंस के केसेस रजिस्टर हुए, अब उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट केस हो गया। जी शुक्रिया मुईद। मेरे ख्याल से आपका सवाल बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि अक्सर इस तरह के जो मामलात और केसेस हैं वो सियासी होते हैं, और यहाँ भी ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जो 3-4 केसेस इस वक्त खान साहब के ऊपर तलवार की तरह लटक रहे हैं, वो यही जो है स्ट्रैटेजी है कि किसी एक ना एक में तो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। एक फॉरेन फंडिंग का मामला है, एक तोशाखाना वाला रेफरेंस है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये कोशिश जारी है। लेकिन इस केस के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि देखिए, माजी में इस तरह के अदालतों ने जो है लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, निकाला, और उसके नताइज बिल्कुल उसके बरक्स निकले। ये काउंटर प्रोडक्टिव मूव होती है। आप किसी सियासतदान को सियासी मैदान में सियासी हरबों के साथ जो है निकाल सकते हैं, अदालती या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के थ्रू नहीं। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, उनका भी मसला है कि उनको आदत बन गई है कि जलसों में वो जोश खिताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं, और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि अब वो एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, एक मकबूल रहनुमा हैं, और दोबारा पावर में आ सकते हैं जब भी इलेक्शन हो। तो उनको कुछ अपने मर्तबे का भी एहसास होना चाहिए। अव्वल तो उन्होंने इन जज साहिबा को, ये सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उनको मजिस्ट्रेट कह दिया। दूसरा ये कि वो उनके खिलाफ इंक्वायरी कैसे करेंगे? फ़र्ज़ कीजिए कल को वो आ भी जाते हैं पावर में, तो कोई एग्जीक्यूटिव के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार तो अदलिया के पास है कि वो अपने मातहत जज जो हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सके। इसलिए ये बिल्कुल खान साहब की भी बातें सियासी थी टोटली, और सियासी वो धमकी भी थी, जाहिर बात तो उसमें एक अंसर था। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उनको, खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए, और कोर्ट्स को इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस मैटर को बहुत हो गया, पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है। यूसुफ रजा गिलानी का मामला हो, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जी। और मैं एक जुमला, बड़ा अच्छा आपने रजा एक्सप्लेन किया। ये थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ हूँ। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि इमरान खान साहब चूंकि कि वो आम शख्स नहीं है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनको अपने लबो लहजे के ऊपर, अपने टोन, अपने टैनर, अपने मैनर ऑफ स्पीच का उनको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अभी जब आप सुन रहे थे बड़ी पेशेंस से प्रोग्राम के पिछले समय, तो सेनेटर वलीद इकबाल साहब का ये कहना था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कंटेम्प्ट का नोटिस मिला, या नवाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस मिला, तो उन्होंने भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी वगैरह नहीं की थी। उन्होंने भी बेसिकली वजाहत दी थी, जिसे कि अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ 2 दफ़ा वजाहत दी उन्होंने, आज बोलने की कोशिश भी की कि मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, लेकिन अदालत ने उनको मौका नहीं दिया। इस पे क्या आपका रिएक्शन? समझता हूँ कि ये खुद कोर्ट्स को इसका नोटिस लेकर इस मामले को खत्म करना चाहिए, और ऐसी जजमेंट देनी चाहिए जो मुस्तकबिल में भी काम आए, कि ये सियासी मैटर्स जो है ये सियासी मैदान में करें और वहां पे हैंडल करें। अब रही बात दूसरा जो इसका अहम पहलू है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रजा रूमी साहब, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरे साथ रहिए, आपको नाज़रीन फिर याद करवाऊंगा कि रजा रूमी साहब जो हैं वो एक से ज़्यादा पब्लिकेशन के एडिटर रह चुके हैं, फ्राइडे टाइम्स के, डेली पाकिस्तान के, उसके अलावा जो है एक से ज़्यादा किताब के ऑथर है। साउथ एशिया की हिस्ट्री बड़ी गहरी नज़र, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में नंबर 1 आए सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया इस हवाले से। सर वलीद इकबाल साहब, आप कानून दान भी हैं, वकील भी हैं, पढ़ाते भी हैं लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में। पाकिस्तान का कंटेम्प्ट का जो कानून है ये दुनिया में कुछ अनोखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं और कोई, अगर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, कोई और ऐसी लीगल जुरिस्डिक्शन है जहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता हो कंटेम्प्ट लॉ का? इसके बारे में तो मैंने कोई इतनी ख़ास तहकीक नहीं की, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह और एक्यूरेट जवाब शायद ना दे सकूं। लेकिन मैं इसकी जो मौजूदा केस है इसकी, और क्योंकि अभी कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको मैं समझता हूं कि 100% दुरुस्त नहीं है, मैं उन पर ज़रूर रोशनी डालना चाहता हूं। देखें जी, ये जो अभी रज़ा रूमी साहब कह रहे थे, कानून जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है एज़ इट इज़, और वो उसके 2 पहलू हैं, एक आइनी एक शिक है
उससे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक सरचश्मा मिलता है, और फिर उसके मातहत बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक लॉ जो है वो राइज किया गया। वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था, बाद में तरामीम भी उसमें हुई थी। जो उसमें अहम बात है वो ये है कि वो अल्फाज के ऊपर मबनी है। वो कंटेम्प्ट की जो हद तक जहाँ वो करता है, कोई अगर आपने कोई ऐसी बात कही, कोई अटरेंस हुई जो कि तौहीन करती है अदालत की, तो उसमें लहजे का जो पहलू है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, लहजे का यानी टोन एंड टेनर की बात वो कानून टोन टेनर नहीं है, टोन टेनर की बात नहीं करता, लैंग्वेज की बात करता है। और टेम्परेट हो या नॉन टेम्परेट हो, टोन की बात नहीं करता वो कानून। ये मैं वाजे करना चाह रहा था। तो लहजा नहीं काउंट करता, अल्फाज काउंट करते हैं। ये आगे जाके जब अगर ये चार्ज फ्रेम होता है और प्रोसिक्यूट होता है, ये बात तब उस मौके पे जाके आएगी, आई गेस सो। और दूसरी बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो केस की बात उन्होंने की, वहाँ तो अल्फाज और तौहीन उस नौयत की नहीं थी, वो तो सीधी सीधी एक नाफरमानी थी, नाफरमानी या डिसोबीडियंस, उस पे उनको सजा हुई। तो वो एक अलग कैटेगरी का केस है, उसको आप नहीं कह सकते थे वहाँ फंस गए हैं। कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नाफरमानी तो थ्रेट लगाई थी। हाँ जी, वही ना, मैं उस पर भी आता हूँ। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, वो ज़ैद हो, बकर हो या यूसुफ रज़ा हो, अगर नाफरमानी करे तो वो तो फिर तो ओपन एंड शट केस है। वही हुआ, उन्होंने खत लिखने से इनकार किया, कोर्ट ने कुछ दफ़ा कहा, तीसरी चौथी दफ़ा जब नहीं माने उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। और क्या करता कोर्ट? तो वो फंसने वाली बात वहाँ नहीं है। और फिर बाकी तीनों केसेस जो इन्होंने मेंशन किए हैं रज़ा रूमी साहब ने, उन तीनों में लहजे का इशू नहीं था, अल्फाज का इशू था। और वो अल्फाज अगर आप देखें और खान साहब के अल्फाज अगर आप देखें, लहजा रेलिवेंट नहीं है, तो वो इस तरह के केस नहीं बनता खान साहब पे, जिस तरह का बाकी, जिस तरह आपने खुद भी कहा निहाल हाशमी पे या दानियाल अजीज़ पे या तलाल चौधरी पे, वहाँ अल्फाज का इशू था जो कि मुख्तलिफ लहजे का नहीं था। एक तरह से नासिर हुसैन शाह साहब ने जो उन्होंने इस्तदलाल दिया, उनका जो आर्गूमेंट था उसको भी आपने जवाब दे दिया। शाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, और बहुत ज़्यादा और तज्ज़ियाकार की, कि जो सेलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए थे तहरीक इंसाफ के, उसका मकसद ये था कि वो हल्के सेलेक्ट किए गए जहाँ तहरीक इंसाफ जो है उसकी सबकत कम थी 2018 में। और यूँ शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन थी नेशनल असम्बली में, उसको सोचा गया था कि किसी तरह से बेहतर कर लेंगे जहाँ वो 1-1.5 वोट के ऊपर खड़े हैं। लेकिन अब इन इलेक्शंस को भी, और कई दिन से ये हो रहा था कि चूँकि इमरान खान की मकबूलियत इतनी है, कराची से भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि 3 सीटें वो जीत जाएंगे, बाकी भी 6 की 6 सीटें जीत जाएंगे। अब इन इलेक्शंस का मुलतवी कर देना, सैलाब का एक्सक्यूज़ दे के, उससे ये तासुर गया है कि भोखलाए हुए हैं पीडीएम की जमातें। आपने तो कहा कि ये भोखलाए हुए हैं, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि पीडीएम का अलायंस जो है वो भोखलाया हुआ है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या हल निकालना है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, और इन इलेक्शंस तो हो जाने चाहिए थे। पॉपुलैरिटी खान साहब की बिल्कुल सामने आ जाती। ये जो 3 हलके थे, अभी जो मैं सिंध की बात करूंगा, दीगर प्रोविंस की उनके लोगों को पता होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं था, और बहुत मार्जिन से खान साहब अल्लाह के फजल व करम से हारते। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की गई, उनको तो 5 मिनट में डिसीजन दे दिया गया। उनका कसूर क्या था? वो तो उस प्रेसिडेंट के खिलाफ उनसे लेटर लिख रहे थे जिनको इम्यूनिटी हासिल थी, आईनी तौर पर है या नहीं है, तो वो उनके खिलाफ कैसे खत लिख सकते थे? और फिर उनको बेस बना के इस तरह कर दिया गया। तो ये बहुत सारी इस तरह के इश्यूज हैं। वलीद साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, और लगता है ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो उनको मशवरे खान साहब को गलत देते हैं। देखें, खान साहब वैसे ही यू टर्न भी ले लेते हैं, और गैर मशहूद माफ़ी अगर मांग लेंगे तो उनका कोई कद छोटा नहीं होगा। अदालत का मामला है, और उनको सही मशवरा दें। इस तरह की बातें करेंगे तो वो और डट जाएंगे, और डट जाएंगे तो जाहिर है फिर अदालतों का फैसला आएगा। अभी ये बताएं, अभी उनको इतना रिलीफ, ये रिलीफ नहीं है कि 2 हफ्ते उनको दे दिए गए कि जी बाद में होगा। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आया था कि इनको जो आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ कि आपने यहाँ रहना है, तो वो वहाँ भी नहीं रुके, आगे तक आ गए। फिर ये तक कह दिया गया कि जी उनको ये पैगाम ही नहीं पहुँचा होगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम बहस नहीं करते। ये जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, हम तो खुद यहाँ पे इस जो इलेक्शन कमीशन का अभी फैसला आया है उस पर हम खुद बहुत वो परेशान है कि नहीं होना चाहिए था। हम तो तैयार हैं यहाँ पे, और यहाँ भी पता चल जाता है जब ये लेकिन शाह साहब, मैं कराची से अभी वापस आया 2 दिन पहले, तो
और कराची से मैं 2 दिन पहले आया तो सियासी हलकों में था कि भाई इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे बिकॉज यहाँ इमरान खान की बड़ी पॉपुलैरिटी है, और वहाँ जो हमारे इदारे हैं, हसास इदारे, उनकी भी रिपोर्ट्स यही थी कि तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन आसानी से स्वीप कर लेगी, और सो मच हो कि उनकी रिपोर्ट जो है वो PPP और MQM के सोर्सेज के ऊपर रिलाई करती थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि फ्लड की सूरत हाल फिर के देखा तो फ्लड सिंध में तो बहुत है, लेकिन कराची की हद तक तो फ्लड ऐसा था नहीं कि उसकी बेसिस बनती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। जी बिल्कुल, कराची में ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे हमें खुद ताजुब हुआ है, बल्कि मैं आपके तवस्सुत से रिक्वेस्ट भी करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि दूसरी जगहों पे अगर कोई सैलाब का ऐसा इशू है तो यहाँ तो करा दें। दूसरी बात ये थी पॉपुलैरिटी। अभी इलेक्शन हुए बल्दियाती हमारे 4 डिवीज़न में, और 6227 के करीब सीट्स थी जिन पर ये इलेक्शन हुए। वहाँ पे तो कोई पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आई PTI की। PTI ने लोग 1000 से भी कम इनके लोगों ने टिकट्स लिए। ये कौन सी पॉपुलैरिटी है? ये अब पंजाब का रिजल्ट जो आ गया, यहाँ कराची की बात कर रहे हैं, जो सीट थी जिसमें MQM, जी मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, कराची का भी सुन ले। ये जो भी इलेक्शन हुए, देखें MQM के 3-4 धड़े हैं। फारूक सत्तार साहब अलहदा से लड़ रहे थे, MQM पाकिस्तान अलहदा से लड़ रही थी, PSP अलहदा से लड़ रही थी, हकीकी वाले अलहदा से लड़ रहे थे। तो ये इस तरह का फिर जब होते ये सूरत हाल, तो जाहिर है किसी को उसकी सपोर्ट मिलती है। हमें जो एक हुआ है कि जी जिसकी 2nd नंबर पे था दूसरे ने नहीं लड़ना, तो पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ किया, नहीं तो हम वो इलेक्शन जरूर लड़ते। लेकिन ये जो लियारी वाली की तरफ आपने इशारा किया, ये वो जो मलीर वाली सीट है, अंदरूनी सिंध के हलकों पे है, उसमें कराची का नहीं था। बिल्कुल, कराची भी सिंध का हिस्सा है, इंतखाबात की तरफ कराची भी सिंध का हिस्सा है। यहाँ पे फैसल वाडा साहब की, फैसल वाडा, जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि फैसल वाडा साहब का बाई इलेक्शन हुआ था ना, तो क्या हुआ था कि जो पहले नंबर पे था वो 6-7वें नंबर पे आई वो पार्टी। तो ये हलकों की बात होती है। जिस हलके में भी इलेक्शन हुआ था, जिसमें आमिर लियाकत अली साहब का जो हलका था, जब उस पे वहां पे जरूर होगी इनकी पॉपुलैरिटी, लेकिन दूसरे हलकों में नहीं है इस तरह की बात। तो हम तो खुद इस पे जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ, इलेक्शन करा दिए जाए। इलेक्शंस को मुलतवी नहीं होना चाहिए था। शाह साहब मेरे साथ रहिए, खुद शाह साहब को भी ताज्जुब है कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कराची में इन इलेक्शंस को मुलतवी क्यों कर दिया। रज़ा रूमी साहब, मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि आपने साउथ एशिया के हवाले से, बरसगीर की तारीख के हवाले से 2 किताबें कम अज़ कम आपने लिखी, और 1 से ज़्यादा पब्लिकेशन के आप एडिटर रहे, बहुत बरस तक एडिटर रहे। फिर आपने अमेरिका से भी एक एकेडमिक की हैसियत से पाकिस्तान की सियासत की जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है उसको आपने देखा। ये जो इस वक्त सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ये आपको किधर जाते नज़र आ रही है? देखिए, इस वक्त तो मामला ये है कि ये बड़ी पेचीदा और ख़तरनाक सूरत हाल है। पेचीदा इस तरह से है कि जो मुख्तलिफ सियासी एक्टर्स हैं, चाहे वो मुंतखब या गैर मुंतखब हैं, वो उन्होंने इस कॉन्फ्रंटेशन और पोलराइजेशन को इंतहा तक पहुंचा दिया है, और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मामला इस तरह चलेगा तो ये इससे हल नहीं होगा। अगर आप खान साहब को बिलफर्ज नाअहल भी कर दें या उनको सज़ा दे दें या जेल में बंद कर दें, तो उससे उनकी मकबूलियत में कमी तो नहीं होगी, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है तारीख को देखते हुए उनकी मकबूलियत में और भी इजाफा होगा। और हम ये देख चुके हैं कि लीडर्स को, सियासतदानों को नाअहल करने से उल्टा असर होता है। नवाज शरीफ को भी नाअहल किया गया था, वो गायब तो नहीं हुए सियासत से, ना ही उनकी पार्टी। भुट्टो को अदालती कत्ल किया गया, लेकिन आज भी वो मौजूद है। तो ये कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके लिए सियासतदानों को और सियासी कुव्वतों को कुछ इनिशिएटिव लेकर ये मामला तय करने पड़ेंगे। अगर खान साहब इलेक्शन फौरन मांगते हैं तो एक मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर इसका एक टाइम फ्रेम तय हो जाए जिस पे दोनों फरीकैन राजी हों। मेरे साथ रुके, आपने कहा कि कोई ना कोई हल इसका जो है निकालना होगा। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लैश है 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू का या 2 इंटरेस्ट का, वो ये है कि इमरान खान साहब को ये एहसास है कि वो बहुत मकबूल हैं इस वक्त,
उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में शायद 70-75% लोग उनके फेवर में हैं, वो इलेक्शन स्वीप कर सकते हैं। वो अपनी पॉपुलर सपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। मैं इसका जवाब ज़रूर देता हूँ जी। मैं एक दो जुमले बोलना चाह रहा था। शाह साहब ने, एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा कि वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा एहतराम या इज़्ज़त करते हैं तो थोड़ी सी एक गुंजाइश भी मुझे इतनी दें कि मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को गलत मशवरे देने वालों में से हूँ। इस केस में तो उन्होंने ना मुझसे मशवरा मांगा, और जब मुझसे मशवरा ना मांगा जाए मैं मशवरा देता ही नहीं। और इंशाल्लाह मैं जब अगर मशवरा दूँ और मांगा जाए तो मैं ज़रूर सही मशवरा दूँगा। तो इस पर कोई प्रिज्यूम करने की उनको जरूरत तो आप सही मशवरा उनको क्या देते हैं? नहीं, वो देखा है जो क्लाइंट और लॉयर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो लॉयर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो क्लाइंट ट्रस्ट, वो उसको कहते हैं अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। वो प्रिविलेज एक ऐसा प्रिविलेज है जो क्लाइंट वेव कर सकता है, अटर्नी वेव नहीं कर सकता। दूसरी बात इन्होंने ये की कि रिलीफ बड़ी दे रहे हैं जी, 2 वीक्स। देखें, अगर लीगल स्कॉलरशिप जो है, रिसर्च जो पाकिस्तान की आईनी तारीख ख़ास तौर पे पिछले 2-3 दहाइयों की, उसमें तो मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा फेवरेट जो है गर्दाना जाता है बाहर लीगल एक्सपर्ट्स। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, जब आइन में 58(2)B था तो 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत बरतरफ हुई, जुनेजो साहब की हुकूमत बरतरफ हुई, किसी को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को, और ये रिसर्च पेपर्स उस पर लिखे गए हैं, PhD की थीसिस लिखी गई हैं कि जी आउट ऑफ द वे कोर्ट ने जाके उनको अकोमोडेट किया। तो रिलीफ अगर किसी को मिलती रही है तो वो तो मियाँ नवाज शरीफ को मिलती रही है। खान साहब का तो अभी इसका क्या जवाब है कि आपके खान साहब जो हैं उनकी एक बड़ी नाइव किस्म की थिंकिंग है कि लोग चूंकि मेरे साथ हैं, लेकिन लोगों के हाथ में ताकत नहीं है, जो इंतजामी ढांचा है वो अपने फैसले करता चला जा रहा है। नहीं जी, अब हालात बदल गए हैं, इंतजामी ढांचे के भी इतने नहीं रहा। क्या बदल गए हैं? उन्होंने इलेक्शन ही कैंसिल कर दिए। नहीं, वो नहीं कराएंगे, कर लो जो करना तो कैंसिल नहीं, वो तो अभी उन्होंने फिलहाल, और उसको एक ज़ाहिरी एक वजह है और बातनी है। ज़ाहिरी तो यही है कि नज़र आ रहा है कि क्या नताइज आएंगे, और बातनी ये है कि जो हमारा आम इंतखाब का जो मुतालबा है उसको भी ब्लॉक करने के लिए नहीं करवाना, वो कह रहे हैं जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे नहीं होते आम इलेक्शन। ये तो उन्होंने अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। बहरहाल पीछे अगर नीयत ये भी हो तो खान साहब जो हैं अभी तक सबको नजर आ गया है, और आई थिंक इसके लिए मैं अर्ज करता हूँ। मेरा सवाल वही रहेगा। देखिए, नहीं, मेरे पास जवाब कर रहे हैं एक आम आदमी की ओपिनियन के ऊपर, लड़के लड़कियां नौजवान लोग जो हैं वो आप ठीक है, लोग आपके साथ हैं, इंतजामी ढांचा आपके साथ नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा था, और उसका जवाब जो है वो रज़ा रूमी साहब ऑलरेडी सुन चुके हैं, क्योंकि वो एक उनका एक जो आप चैनल है जिस पे वो यूट्यूब पे जिस पे वो होते हैं, तो नजम सेठी साहब से इन्होंने ही शायद सवाल पूछा था। सोलंकी साहब भी स्क्रीन पे थे, और वो यही था कि जी ये नज़र आ गया है कि ये इंतज़ामी ढांचा भी जो मर्जी कर ले, अब ना उस तरह से रिगिंग हो सकती है जिस तरह पहले होती थी, और ना हम इतने कच्चे हैं, हम कोई फ़ैन क्लब नहीं है जो हम पे इल्ज़ाम लगता था, या बर्गर पार्टी, इलेक्शन लड़ना आ गया है हमको। सो अब वो सोशल मीडिया और इस तरह का जो ज़माना है, जिस तरह की अल्लाह ताला ने बरतरी दे दी है इमरान खान साहब को, वो फुल टर्म पे भी इलेक्शन हो तो उनको पता है, और हमें भी पता है कि अच्छा खासा लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री होगी। तो कितना देर कर लेंगे वो, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, यही होता है। कैट में हैव 9 लाइव्स, ये नहीं चलने लगी। प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि वक्त ही हमारा खत्म हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब ने पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब नोटेड ऑथर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब का। इसी तरह से हमारे साथ फैसल चौधरी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, डिस्कशन में, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।